जी, अस्सलाम वालेकुम। My name is Waqar Ahmed and I am MPhil Accounting and Finance from Halle College of Commerce, पंजाब यूनिवर्सिटी। ऑलमोस्ट अब तो आप लोग काफ़ी जान गए होंगे मेरे बारे में। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको 5 डेफिनेशंस के मुतालिक मैंने बात की थी, जिसके ऊपर मैंने अकाउंटिंग के डेफिनेशन पर बात की थी, बुक कीपिंग के ऊपर बात की थी, बिज़नेस के ऊपर बात की थी, ऑनर इक्विटी के ऊपर बात की थी और ड्राइंग्स के ऊपर बात की थी। आज मैं उससे आगे लेके चलूँगा अपने लेक्चर को, जो कि हमारा अभी चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1, जो कि प्रोफेसर सुहेल अफजल साहब की बुक जो मैंने आपको कहा था कि मैं उसको लेके चलूँगा। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर, तो हमारा लेक्चर उसके ऊपर अभी स्टार्ट है। तो जिसके ऊपर मैंने आपको पहले 5 डेफिनेशंस बता दी और अब हम नेक्स्ट 5 डेफिनेशंस के ऊपर बात करते हैं। अब जो 6th डेफिनेशन है वो है एसेट की। अब एसेट क्या होता है, मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को रीड करूँगा, फिर मैं आपको समझाऊँगा कि ये एसेट होता क्या है। Assets are the economic resources having certain value owned by a business on a particular date and which are expected to benefit the future operation of the business. For example, furniture, machinery, cash, building, stock of goods, etc. अच्छा जी, अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि एसेट्स होता क्या है। एसेट्स हर वो चीज़, एक आसान लफ्ज़ों में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसेट हर वो चीज़ जिसकी की कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है, यानी कोई हकीकी तौर पर वो मौजूद है, कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है और उसकी कोई वैल्यू है, यानी कि कोई मॉनेटरी वैल्यू है उसकी, यानी कि पैसों में उसकी कोई मालियत है, ठीक है, और हम उसका फ़ायदा 1 साल या 1 साल से अबव ले सकते हैं। तो इसको इन इजी वे एसेट कहते हैं। अब जो ये डेफिनेशन है ये एक बेहतरीन तरीके से बयान की गई है कि अगर आप इस डेफिनेशंस को याद कर लेते हैं और इसको पेपर में लिखते हैं तो ये एक बहुत बेहतर डेफिनेशन है। आपको, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अगर आप इस डेफिनेशन को पेपर में लिखते हैं तो आप एक अच्छे मार्क्स लेने के अहल हो जाते हैं। अब मैं ज़रा इस डेफिनेशंस के मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एसेट एक रिसोर्सेज होते हैं, हैविंग सर्टेन वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू होती है, ऑन्ड बाय अ बिज़नेस, जो कि बिज़नेस के पास मौजूद होते हैं, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, कोई एक ख़ास तारीख पे, एंड विच आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द फ्यूचर ऑपरेशन ऑफ द बिज़नेस, जो कि हमें बिज़नेस को फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं, उनको एसेट कहते हैं। और जैसे कि फर्नीचर है, जैसे कि मशीनरी है, जैसे कि कैश है, जैसे कि बिल्डिंग है, स्टॉक ऑफ गुड्स है। अब देखें, स्टॉक ऑफ गुड्स, बहुत से लोगों को इसके ऊपर भी कंफ्यूज होता है कि स्टॉक ऑफ गुड्स क्या होता है। देखें, गुड्स कोई एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं है, गुड्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फर्नीचर बनाते हैं, आप टेबल भी बना रहे हैं, आप चेयर्स भी बना रहे हैं, आप मिसलिनियस बेड्स वगैरह भी बना रहे हैं और भी मिसलिनियस चीज़ें बना रहे हैं। तो ये, अब इनको कंबाइन करें तो इसको गुड्स का नाम दिया जाता है। स्टॉक ऑफ गुड्स से मुराद है कि आपके गोदाम में मौजूद जितना भी आपका फिनिश प्रोडक्ट है, जो आपने बनाई है, जो आपके गोदाम में पड़ी हुई है, इट्स योर स्टॉक। ओके, तो मेरा ख़्याल है कि एसेट्स के अंदर अब आपको मज़ीद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं मज़ीद बात करता हूँ लाइबिलिटीज़ के ऊपर। ये भी एक अच्छा, ये जो अब डेफिनेशंस हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, जो मैं अभी डिस्कस करूँगा, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड इनकम और ट्रांजैक्शंस के ऊपर, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, तो लिहाजा इसको ज़रा गौर से समझिएगा। डिफ़ाइन लाइबिलिटीज़, अब ये एक डेफिनेशन है आपकी। लाइबिलिटीज़ आर द डेट्स or obligation of the business. These are the future payments of the business which are legally bound to pay to the outsider. For example,
क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, लोन एक्सेट्रा। क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, इसके ऊपर बात की गई। इसके ऊपर मैं अभी आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये क्या चीज़ होती है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, बिल्स पेएबल क्या होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं लाइबिलिटीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। आप इसको एक इजी वे में ये समझ लें कि जैसे आप किसी से लोन लेते हैं, आपने लोन फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे की सूरत में ले लिया उससे, तो अब आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी पड़ गई है, आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी आ गई है कि आपने अब ये वाले पैसे उस बंदे को जो भी आपका टाइम डिसाइड है, आपने उस टाइम पे उसको वापस देने हैं। जो कि अगर आप ये पैसे उससे ना लेते तो आपके ऊपर किसी किस्म की कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। लेकिन अब चूँकि आपने पैसे लिए उधार के तौर पर, यानी कि लोन के तौर पर, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी यानी कि ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। तो अब आपने इसको पे करना है। तो इसी तरह लाइबिलिटीज़ आर द डेट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ द बिज़नेस। अब इसी तरह कारोबार भी तो लोन वगैरह ले लेता है ना, कारोबार भी तो किसी से पैसों की सूरत में मामलात कर लेता है, लोन ले लेता है। तो अब उसके ऊपर भी ये ज़िम्मेदारी आ जाती है, उसके ऊपर भी कर्ज चढ़ जाता है, डेट्स मीन कर्ज चढ़ जाता है, और उसके ऊपर भी ये ज़िम्मेदारी आ जाती है कि मैंने इसको पे करना। दीज आर द फ्यूचर पेमेंट। जारी बात है कि आप लोन जब लेते हो तो आप उसको उसी टाइम थोड़ा पे करते हो। अब आपने एक मुतरका कोई टाइम, फ्यूचर का कोई टाइम डिसाइड किया होता है ना कि मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा या 3 महीने बाद पैसे दूंगा। तो इस तरह ये दीज आर द फ्यूचर पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस विच आर लीगली बाउंड टू बी पे। और ये मतलब कानूनी तौर पर आपको पे करनी होती है। अब इसकी एक और एग्जांपल, आपने बैंक से लोन ले लिया तो यू आर लीगली बाउंड pay back the loan with its interest as well. So इन चीज़ों को हम लाइबिलिटी के ज़ुमरे में लेके आते हैं। अच्छा, अब क्रेडिटर्स क्या होते हैं और बिल्स पेएबल क्या होते हैं। क्रेडिटर्स, अब आप मुझे ये चीज़ ज़रा थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ये डेटर और क्रेडिटर का ना कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए कि आपने लोन किसी को दिया, ठीक है, तो उसके नज़दीक जिसने आपको पैसे देने हैं, आप उसके क्रेडिटर्स हैं, वो आपको एज ए लाइबिलिटी क्रेडिटर्स लेके आएगा कि भी मैंने इसको जो है ना मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, मैंने इसको पैसे देने हैं। और आपकी नज़र में जिसको आपने पैसे दिए ये वो आपका डेटर है। डेटर एसेट होता है और क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है। डेटर एसेट क्यों होता है? क्योंकि अभी मुझे इन फ्यूचर इस डेटर से पैसे मिलने की उम्मीद है, तो मुझे बेनिफिट इन फ्यूचर होगा। तो यानी कि आपका जो डेटर है ये आपका एसेट होता है और क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी होता है। बिल्स पेएबल क्या होता है? इसके लिए अमूमी तौर पर जब आप इन चैप्टर अपनी इस आईकॉम पार्ट 1 में जब आप आगे वाले चैप्टर्स में जाएंगे तो वहाँ पे आप बिल्स के मतलब पढ़ेंगे। ये होता यूँ है कि आप मतलब यूँ समझ लें कि बैंक से लोन लिया आपने, बल्कि आप बैंक से लोन को इस तरह ना लें, आप ये समझ लें कि आपने किसी को लोन दिया और अब आपको उसको, आपके ऊपर ना आपको यकीन नहीं है उसको कि वो मुझे पे बैक कर देगा। तो आप एक बिल ड्रॉ करते हो और जिसको आपने लोन दिया उसको कहते हो इसको एक्सेप्ट करो कि ये आप मुझे इस मुकर्रर तारीख को वापस देंगे। वो बिल जो होता है ना वो एक आपका लीगल डॉक्यूमेंट होता है। आप उसको बैंक में भी जाके डिस्काउंट करवा के पैसे ले लेते हो। लेकिन अभी हम वो बैंक की तरफ मूव नहीं हो रहे। मैं सिर्फ आपको अभी ये कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि बिल्स पेएबल क्या होता है। जो आपने जो बिल ड्रॉ किया और जो सेकंड पर्सन है जिसने आपको पैसे देने हैं उसने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, वो इस चीज़ की पाबंद हो रहा है, आपको बता रहा है कि मैंने आपको ये वाला बिल के इवज़ आपको पैसे देने हैं। इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ दैट पर्सन कि वो उसको बिल्स पेएबल की सूरत में ले लेता है। अभी आप इतना ही ज़हन में रखें।
सेकेंडली ये डेफिनेशंस यहाँ पे कंप्लीट होती है। मैं फिर दोबारा लाइबिलिटी की डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको इजी अंडरस्टैंड हो सके। लाइबिलिटीज आर द डेट्स और ओब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। दीज आर द फ्यूचर पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस विच आर लीगली बाउंड टू पे to the outsider, for example creditors, bill payable, loan, etc. अब मैं इससे नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव होता हूँ। डिफाइन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज used up in the process of obtaining revenue, for example salaries, electricity, rent, etc. अब ये देखिए, इसको ज़रा समझने के लिए आपने गुड्स बनानी है, गुड्स की कॉस्ट अगर आपने निकालनी है, या आप इसको गुड्स की कॉस्ट के ऊपर मैं बाद में जाता हूँ, पहले अगर आपने गुड्स बनानी है, चीज़ें बनानी है, तो ज़ाहिर बात है आपको पता है कि आपको लेबर चाहिए, लोग चाहिए जो कि काम करें, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको गैस चाहिए, और आपको इसी तरह एक सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए जो कि आपके उस स्टॉक का, जो आपने जो चीज़ें बनाई हैं उसकी हिफाजत भी करे। ठीक है, ये एक्सपेंसेस आपको चाहिए, मतलब ये चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फिर इसके साथ बल्कि आप ये भी समझ लें कि आपको मटेरियल भी परचेज़ करना है, यानी कि मटेरियल भी चाहिए जिससे आपकी वो प्रोडक्ट तैयार होनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लकड़ी इसके फर्नीचर की बात करें तो लकड़ी आपका मटेरियल है, तो लकड़ी आपको चाहिए। तो इसी तरह एक्सपेंसेस वो चीज़ें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू, कि आपको चीज़ें बनाने में और उसके ऊपर जो आप उसको अपने रेवेन्यू को कमाने के तौर पर जो भी खर्चे आप करते हैं उसको आप एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक ज़रा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, इससे आपको और भी ज़्यादा वाज़िया हो जाएगा कि अब आपने अपना एक प्रोडक्ट बना लिया जी, आपने अपनी चेयर्स बना ली, लकड़ी का मटेरियल आपने परचेज़ किया, आपने लेबर लगाई, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, जो भी आपने चीज़ें यूज़ करनी थी वो आपने लगा दी, उसके ऊपर आपने खर्चा किया। फिर उसके बाद आपने अपनी कंपनी की प्रमोशंस की, एडवर्टाइजमेंट भी आपका खर्चा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने पम्फलेट्स बनाए, आपने जो है ना वो जगह जगह आपने बैनर्स लगवाए। ये तमाम चीज़ें आपकी एक्सपेंसेस में शामिल होंगी। ये किस लिए की जा रही है? कि आप रेवेन्यू जनरेट करें। इसी चीज़ को वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज used up in the process of obtaining revenue, for example salaries, electricity, rent, etc. अच्छा भाई, रेंट भी एक्सपेंसेस में आता है। अब जारी बात है, आपने कोई जो फैक्ट्री ली है तो वो रेंट पे ली हो, तो वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो रेंट तो आपने पे करना ही है, तो रेंट भी आपका एक्सपेंस ही कहलाता है। अच्छा, उसके बाद डिफाइन रेवेन्यू एंड इनकम। सेम वही डेफिनेशन होगी, थोड़ी सी बीच में अल्ट्रेशन होगी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इट इज़ द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइड बाय अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल सेल्स, कमीशन अर्न, इंटरेस्ट अर्न, रेंट अर्न, डिस्काउंट अर्न। क्या मतलब? इट इज़ द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स बना ली, मुझे जो उसके ऊपर कॉस्ट आई है वो लेट्स सपोज 90 रुपीज़ आई है, और मैंने उसको सेल कर दिया 100 रुपीज़ में। तो अब ये प्रॉफिट के साथ मुझे 100 रुपीज़, ये मेरा रेवेन्यू कहलाता है। ये एक रेवेन्यू एक सिंपल वे में आपको समझ में आ गया। सर्विसेज की अगर बात करूं, अगर मैं एक टीचर हूं, ठीक है, मैं एक अब ये समझ लें कि एजेंट हूँ, मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, तो उसके ऊपर मैं आपसे कमीशन लूँगा, जो कमीशन अर्न करूँगा मैं आपका, वो भी मेरी इनकम है। इसी तरह मैंने आपको लोन दिया,
और लोन के ऊपर मैंने आपको ये कहा कि आपने मुझे इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट अर्न ये भी मेरी इनकम है, यानी कि इंटरेस्ट अर्न यानी इंटरेस्ट कमाना ये भी मेरा इनकम में शामिल होता है। डिस्काउंट अर्न, ये क्या मतलब है? डिस्काउंट अर्न पे कैसे इनकम होगी, मैं आपको बताता हूँ। आपने चीज़ सेल की और आपने उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट अर्न आपने किया है। या आपने चीज़ें परचेज़ की और आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपने डिस्काउंट अर्न किया, तो आपका ये रेवेन्यू कहलाता है आपका। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत सिंपल डेफिनेशन थी, इस पर मज़ीद मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और आपको एसेट्स में, लाइबिलिटी में, एक्सपेंसेस में, रेवेन्यू में, जो मैंने रेवेन्यू या इनकम, इनमें कोई प्रॉब्लम फेस आती है, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं उसको डेफिनेटली उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब आज की जो लास्ट डेफिनेशन है वो है ट्रांजैक्शन। डिफाइन ट्रांजैक्शन: a business event which can be measured in term of money and which must be recorded in the books of account is called transaction। ये एक बहुत वाज़िया और बड़ी एक बेहतरीन डेफिनेशन है। a business event which can be measured in terms of money, एक ऐसा इवेंट जिसको हम पैसों में पैमाइश कर सकें, मेजर कर सकें, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। एंड विच मस्ट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट वही बुक्स ऑफ अकाउंट हैं जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS, ये भी स्टैंडर्ड है, इसके थ्रू जो उन्होंने हमें स्टैंडर्ड पैटर्न्स दिए हैं कि इस तरह अब अपने तमाम स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग के तमाम जर्नल, लेजर्स, ट्रायल बैलेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट, ये आप उस पैटर्न के थ्रू बनाएंगे। तो यानी कि हम मोनेटरी ट्रांजैक्शंस को, जो ट्रांजैक्शन मनी से बेस कर रही होती हैं, उनको मोनेटरी ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और जिनको हम उन यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकते हैं, वो ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम मिस्टर ए ₹20,000, इट्स अ मोनेटरी ट्रांजैक्शंस और इट कैन बी a valid transaction which based on money। एंड इसको हम अपनी जो बुक कीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में लेके आ सकते हैं और बुक ऑफ अकाउंट में इसकी प्रॉपर एंट्री कर सकते हैं। ये एंट्री कैसे करेंगे, ये क्या कंसेप्ट्स होते हैं, इनके क्या लॉजिक्स होते हैं, क्या ट्रिक्स होते हैं, ये हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी हम अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर बात कर रहे हैं। होपफुली ये वन मोर लेक्चर, आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो अकाउंटिंग टर्म्स से रिलेटेड है, ये एंड हो जाएगा। फिर हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे और फिर इसी तरह ही हम अपने इल्म को, अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर करता चला जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड एट द एंड मैं अगेन वही चीज़ कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। और मेरे इन लेक्चर्स को आप सुने, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, कोई बात ना समझ में आ रही हो, आप काइंडली मुझे कमेंट कीजिए। मैं इंशाल्लाह ताला उनका जैसे ही मुझे टाइम मिला करेगा, मैं उसका जवाब दे दिया करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।